प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? इस सवाल का जवाब आप आराम से सोचिएगा। अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं, ठीक है? तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना। आपके एग्जाम पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया गया है। आपका पेपर यूपीएसआई हो, एयरफोर्स हो, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, 10+2, सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो उस सब के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस का सिलेबस यहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूं। तो देखिएगा, कोशिश करिएगा कि जितना मुझको याद है उतना आपको भी याद होना चाहिए, बिकॉज आपको जैसे ही मैं अगर कोई भी शब्द बोल देता हूं तो उससे संबंधित वो सारी वहां की योजनाएं, बहुत सारे फैक्ट आप सभी को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी को करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब चलेगा, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब आपको मुझे बताना है कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाई कोर्ट से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, प्रथम, लास्ट, अभी कौन कौन है, वो सब इस क्वेश्चन में इसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा। तो आपको बताना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है संजय यादव। क्या नाम उनका? संजय यादव। आपके आसपास अगर कोई भी संजय नाम से अगर कोई व्यक्ति है तो उनको बोलिएगा कि आप इतने आसान, इतने आप नॉर्मल पर्सन नहीं है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी उसके मुख्य न्यायाधीश हैं आप, ठीक है? तो इस तरह से आप याद हो जाएगा, संजय यादव, ठीक है? इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि यदि किसी राज्य के अंदर कोई भी हाई कोर्ट है तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? सर, उनको इलेक्ट कौन करता है? राइट, उनको जो इलेक्ट करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश के अभी जो वर्तमान में राज्यपाल हैं जिन्होंने संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का काम संभाल रही हैं। ये समझ में आ गया। अब शुरुआत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेकर के आपके मन में जितने भी शंकाएं, उन पर मैं थोड़ा सा काम करता हूं। आपसे पूछा जाए कि ये बताइएगा कि हाई कोर्ट हमारे देश में, हमारे राज्यों को जो है हाई कोर्ट होगा, इससे संबंधित प्रावधान किस एक्ट में है? तो याद रखना, वो 1861 यानी 1861 का में एक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि हमारे देश के अंदर जो है हाई कोर्ट होंगे। अब आप पूछेंगे कि सबसे पहले, अब 1861 में एक्ट आया, 1862 में जस्ट उसके अगली साल में ही 3 हाई कोर्ट बने गए थे। उसमें सबसे पहले आपको पता होगा कोलकाता हाई कोर्ट था, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट था, फिर मद्रास हाई कोर्ट था। ये 3 हाई कोर्ट बने थे 1862 में। अब इनके जस्ट उससे चौथे नंबर का जो हाई कोर्ट बना था उसका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो 1866 में बना था। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 3 हाई कोर्ट ऊपर, जस्ट उसके नीचे चौथे नंबर का 1866 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव, ये बन गया था। अब आप पूछेंगे सर कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जितने भी सवाल आपके दिमाग में, उनको जरा बताइएगा। देखिएगा, हाई कोर्ट यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत में भी वर्तमान में प्रेजेंट टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो वो 25 हैं। कौन से हैं? कितने हैं? 25। सवाल यह है कि जो 25वें नंबर का नवीनतम हाई कोर्ट बना है वो कहां का है? तो याद रखना, वो आंध्र प्रदेश का है, अमरावती हाई कोर्ट। तो 25वें नंबर का अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का है, तो इसे आप कभी भी मत भूलिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी महिलाएं हैं प्रथम, उनके बारे में आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो उनका नाम है फातिमा बीबी। और फातिमा बीबी, याद रखना, ये जो है वो सिर्फ न्यायाधीश बनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। से पूछा जाए कि लीला सेठ कौन है, तो याद रखना, हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी वो हिमाचल प्रदेश में थी, और याद रखना उनका नाम है लीला सेठ। तो हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश तो बनी थी लीला सेठ। कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उनका नाम है अन्ना चांडी, जो केरल में थी। इज दैट क्लियर? केरल में क्या हो जाएगा कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बन गई थी, ठीक है? उनका नाम था अन्ना चांडी। लेकिन लीला सेठ जो थी वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन गई थी, जैसे संजय यादव हैं, राइट? अब आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी उनका नाम था फातिमा बीबी। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और वर्तमान में याद रखना, 48 नंबर के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है रमन्ना साहब। कौन है बताओ जल्दी से? रमन्ना साहब। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जल्दी जल्दी याद करते जाइए। अब आपको एक समझ में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जो पुरुष में थे वो कौन थे? तो वो थे हीरालाल जेकानिया। तो नाम कोई भी नहीं भूलना है, हीरालाल जेकानिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे सबसे पहले। अब एक और सवाल होगा कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि
कि वो कौन से व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 में रहे थे। उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह वो व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद साथ में कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 के अंदर बने थे। आपको बताना है एन विजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। दोबारा सुनिएगा, एन विजन ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। इस सवाल को आपको नहीं भूलना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा ये यूरोपियन संघ की जो एजेंसी है वहां का उन्होंने ये मिशन जो है एन विजन ये वहीं का यूरोपियन संघ का ये मिशन है, याद रखेगा। सवाल होगा कि सर ये जो एन विजन मिशन है अंतरिक्ष में जाएगा ये क्या करेगा, तो याद रखना जो शुक्र ग्रह है उसके वातावरण में चक्कर लगाएगा ये, ठीक है। ये ऑर्बिटर टाइप का मिशन है, ये सतह पर लैंड नहीं करेगा, सिर्फ ये चक्कर लगाएगा शुक्र ग्रह के, ठीक है। अब एक और सवाल ये होगा कि सर एक चीज और बताइएगा कि जो एन विजन है ये कब जाएगा शुक्र की परिक्रमा लगाने के लिए, वहां के वातावरण का अध्ययन करने के लिए जाएगा, तो याद रखना ये 2030 के अंदर जाएगा। पूछेंगे यूरोपियन संघ एजेंसी जो है इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है, वो है पेरिस के अंदर। पेरिस वही जिसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, पेरिस के अंदर। कि सर ये बताइएगा कि शुक्र ग्रह से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको आप बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बता सकता हूं। देखिए शुक्र ग्रह हमारे जो सौर मंडल है ना उसमें याद रखना शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है। इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा ये सब बोला जाता है। सूर्य जो है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा है, वो बुध ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है और सूरज के सबसे जल्दी चक्कर लगा देता है। कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। देखिएगा दो चीज और याद रखिएगा, मंगल पर ही 2 मिशन भेजे गए थे जो बड़े अच्छे, उनको आप याद रखना। होप मिशन भेजा था यूएई ने, आपको पता होगा मंगल पर, और एक और था तियानबेन फर्स्ट जो चीन ने भेजा था मंगल पर। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। होप मिशन भेजा था यूएई ने एंड तियानबेन फर्स्ट भेजा था चीन ने। देखिएगा मैं कुछ योजनाओं के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, आपके पेपर में ज्यादा पूछी जाती हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने, यानी कौन से राज्य की वो सरकार है जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जो ये प्लान है ये स्टार्ट कर दिया, घोषणा कर दी है कि भाई देखिएगा जितने भी कोविड-19 के कारण जितने बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए हम मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना जो है हम चालू कर रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। सवाल ये होगा कि सर ये जो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है इसमें क्या क्या प्रावधान है। देखिएगा इसमें यह है कि जो भी बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनका जो भरण पोषण है, खाने पीने की है और उनकी जो फीस है पढ़ाई लिखाई के लिए वो सब कुछ सरकार मैनेजमेंट करेगी, सब कुछ फ्री हो जाएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटियों में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, अनाथ हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए जो सरकारी हॉस्टल्स हैं उनके अंदर भी जो है उनको फ्री में रखा जाएगा। ये होना भी चाहिए। देखिएगा राजस्थान सरकार ने बड़ा ही बेहतरीन काम किया है और ये काम होना भी चाहिए था। इसमें यह कहा गया था कि जैसे ही हमको पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा अनाथ हो गए तो उनको इमीडिएटली 1 लाख रुपए तो जो है उनको एक मुश्त जो है वो तुरंत दे दिए जाएंगे और उसके बाद में जब तक वो 18 साल तक होंगे तब तक उनको 2500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा हेल्प के तौर पर, और जैसे ही उनकी 18 साल कंप्लीट हो जाएगी तुरंत 5 लाख रुपए उनको दे दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री जो कोरोना बाल कल्याण योजना राजस्थान ने स्टार्ट की है, बड़ा अच्छा प्लान था। इस प्लान के बहाने से जितनी भी योजनाएं स्टार्ट हुई हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आती हैं वो सब मैं आपको बताता हूं। अंकुर योजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना शिवराज सिंह चौहान मामा की नगरी मध्य प्रदेश से है। अंकुर देखो, अंकुर पता है पेड़ के जो हम बीज डालते हैं उसमें अंकुर फूटता है, तो याद रखना ये जो अंकुर योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है इसका संबंध क्या है कि वृक्षारोपण को और ज्यादा, प्लांटेशन को और ज्यादा बढ़ावा देना। पूछेंगे मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना जिसकी राजधानी दिसपुर है यानी असम से है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। ये बहुत अच्छी योजना है और याद रखना असम का जैसे ही नाम आया तो काजीरंगा मानस नेशनल पार्क जो है वो असम के अंदर है। और अभी लेटेस्ट में एक नेशनल पार्क आया था 7वां, आपको मैं बता दूं उसका नाम था देहंग पटकाई नेशनल पार्क। आपको याद आ गया, ये असम के अंदर था। इज दैट क्लियर? कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। जितने बता रहा हूं, अंकुर योजना था मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का संबंध असम से था, असम में देहंग पटकाई नेशनल पार्क था। तो रिलेट करते जाइएगा। इसके
बाद में तीसरे नंबर की है पर्वत धारा योजना। देखिए पर्वत धारा मतलब जाहिर है पानी से संबंधित लग रही है, पर्वतों पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश की है। किसकी है बताओ? हिमाचल प्रदेश की पर्वत धारा योजना। इसका मेन मकसद क्या है, आपके एग्जाम में पूछेगा। इसका मेन मकसद है कि जो भूमिगत वाटर लेवल है ना उसको और बढ़ाना, उसको घटाने नहीं, उसको और बढ़ाना। इसके बाद आती है चौथे नंबर की महतारी दुलार योजना का संबंध किस राज्य से है? याद रखना यह संबंध है छत्तीसगढ़ से। महतारी दुलार योजना का संबंध कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। देखिएगा मुख्यमंत्री वात्सल योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहीं पर उसे जो है हेली नेशनल पार्क बोलते हैं, ये उत्तराखंड के अंदर ही है। राइट, कोई भूलने का नहीं है आपको। उत्तराखंड में क्या था? मुख्यमंत्री वात्सल योजना। याद रखना उत्तराखंड की पुलिस ने एक योजना चलाई थी, उसका नाम था हौसला, मिशन हौसला। उसमें क्या था देखिए, बड़ी अच्छी थी। जो भी कोविड पॉजिटिव हैं वो घर पर हैं, उनको पुलिस आएगी, उनकी हेल्प करेगी, उनको किट प्रदान करेगी मेडिकल की। राजस्थान की एक सबसे अच्छी थी चिरंजीवी योजना। ये काफी इनका डिटेल तो फिर ज्यादा वीडियो हो जाएगा। चिरंजीवी योजना का संबंध भी आपके राजस्थान से। एक और योजना है वो है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, ठीक है, ये जो योजना है वो राजस्थान की है। इन सभी को चिरंजीवी। एक है कोविड फतेह योजना, ये पंजाब की थी। मैंने आपको बताया था कोविड फतेह योजना कहां की थी? पंजाब की थी। आपने देखा होगा मृगवानी नेशनल पार्क, सुना है ना? कहां पर है बताओ? वो तेलंगाना के अंदर। हुसैन सागर जो झील है ये तेलंगाना के अंदर ही है। और तेलंगाना के अंदर एक किला है बहुत प्रसिद्ध है, वो है मेडक का किला। क्या है? मेडक फोर्ट जो है, मेडक का किला, ये भी आपका तेलंगाना के अंदर ही है। अब हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर है। हैदराबाद के अंदर ही क्या है बताओ? चार मीनार है। क्या है बताओ? चार मीनार है। और आपको पता होगा कि ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कृपा से भारत में विलय कर लिया गया था। और जो जो वहां के निजाम थे उनको डंडे मार मार के उनको वहां से भगा दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सच में, उनको आयरन मैन कहा जाता है। आयरन मैन एक छोटा सा मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। बचपन में उनके हाथ में फोड़ा हो गया था और डॉक्टर ने ये बोला था कि देखिए भाई, ये जो फोड़ा है ना वो तभी सही होगा हाथ का जब आप गर्म लोहे की कील को लेकर के इसके अंदर डाल दोगे। उन्होंने क्या किया था, और उनके अंदर एक सबसे बेहतरीन कला थी, वो थी दर्द को सहन करने की शक्ति। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे गर्म किया रॉड, और उस रॉड को लेकर के, ताती भभकती हुई रॉड को लेकर के अपने हाथ में आर पार कर दिया उस फोड़े के अंदर, तब जाकर के वो फोड़ा सही हुआ था। भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी के अंदर पत्रता का क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड उनको दिया गया है? याद रखना वो भारतीय मूल के हैं और 2021 के लिए इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी के अंदर उनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। यार बहुत बड़ी हस्ती है, याद रखना। इतना इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की थी। उम्मीद करता हूं आपको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग वो कौन सी थी जिसकी वजह से उनको ये जो पुलित्जर अवार्ड दिया जा रहा है। पुलित्जर अवार्ड जो दिया जाता है वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। राइट, ये पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। अब पूछेंगे सर पुलित्जर अवार्ड जो होता है वो 22 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। उनमें से एक कैटेगरी है जिस व्यक्ति को मिला है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के क्षेत्र, उनका नाम है मेघा राजगोपालन। क्या नाम उनका? मेघा राजगोपालन। याद रखना जो पुलित्जर अवार्ड होता है वो यूएसए देता है। और यूएसए की राजधानी बताओ? वॉशिंगटन डीसी। बॉस है भैया तो वॉशिंगटन डीसी में होगा। और वॉशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे पर स्थित है। अब सवाल ये होगा कि सर पहली बार जो पुलित्जर अवार्ड देना स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था? ये 1917 के अंदर हुआ था। कब हुआ था बताओ? 1917। आई थिंक 1917 की आपको इतिहास की एक घटना याद आ रही होगी। कौन सा आंदोलन, क्या क्या हुआ था वो आप जरूर बताइएगा 1917 के। अगर आपसे अब देखो कुछ पुरस्कारों के बारे में आपको बात करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए विटले पुरस्कार किसको दिया गया था तो वो थे नुक्लू फॉर्म। आपको पता होगा नागालैंड के थे नुक्लू फॉर्म, उनको दिया गया था विटले पुरस्कार। और ये मतलब एरा वेरा गहरा ये पुरस्कार नहीं है, याद रखना। विटले पुरस्कार जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है एंड इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी जो है इसे ही को कहा जाता है। तो कहीं पर आप भूलेंगे नहीं। अब सवाल आएगा सर ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रेमी अवार्ड जो है वितरित किया जाता है। पूछेंगे एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल, बेल मतलब बढ़िया। याद रखना मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं मैथ्स गणित के अंदर क्या होते हैं?
बढ़िया होते हैं। तो याद रखना एबेल पुरस्कार जो है, स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, एबेल पुरस्कार जो होता है वो गणित के क्षेत्र में जो है उनको प्रदान किया जाता है। तो एबेल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसको दिया गया था, उनका नाम था मारिया रेसा। मेरे साथ बोलो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसको दिया गया था? मारिया रेसा को दिया गया। पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? दोबारा सुनो, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो डेविड डियोप उनका नाम था। डेविड डियोप जो थे उनको अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया था। उम्मीद करता हूं ये सारे प्राइज आपको याद हो गए होंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट उनको आप याद कि शांति उग्र सेना का जो संबंध है वो किस देश से है? तो याद रखना वो जो देश है वो है बांग्लादेश, जो भारत के बगल में ही है। किस है बताओ? और याद रखना निसर्ग चक्रवात जो नामकरण किया गया था, ये बांग्लादेश ने उसका नामकरण किया था निसर्ग चक्रवात का। अब पूछेंगे कि सर ये शांति उग्र सेना जो आयोजन किया गया था इसका संबंध एक्चुअल में क्यों किया गया था? तो याद रखना जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश के जन्मदाता वहां पर कहे जाते हैं, उनको शेख मुजीबुर रहमान को उनकी 100वीं वर्षगांठ पर शांति उग्र सेना का जो था एक आयोजन किया गया था, क्योंकि उनकी 100वीं वर्षगांठ थी। आप मुझे बता सकते हैं कि भारत के अंदर वो 14 लेन का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो कहां से लेकर के कहां तक बन रहा है? देखो 14 लेन, सुसरा हम 2 लेन देख लेते हैं तो ऐसा दिखता है यार कितना बड़ा एक्सप्रेस वे हम चल रहे हैं, और ये तो 14 मतलब जहां तक नजर जाएगी वहां पर दे देना पी 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 पी। तो याद रखना ये दिल्ली से मेरठ तक 14 लेन का एक्सप्रेस वे बन रहा है। ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, इसे आपको नहीं भूलना है। कि ई पंचायत 2021 का जो पुरस्कार मिला था वो किस राज्य को मिला था? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ बाबा। तो याद रखना ई पंचायत जो पुरस्कार था 2021 ये उत्तर प्रदेश को मिला था। यहीं पर एक सवाल और है, ई कैबिनेट लागू करने वाला कौन सा राज्य है? ई कैबिनेट लागू करने वाला कौन सा राज्य है? सबसे पहले ई कैबिनेट लागू की उसने, वो है हिमाचल प्रदेश। अब मेरा यहीं पर सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मैंने मिशन योजना बताई थी जिसका संबंध क्या था? भूमिगत जल वाटर लेवल, जो भूमिगत जल स्तर है उसको बढ़ावा देना, वो मिशन स्टार्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस सवाल का जवाब आप याद रखना। पहला जलवायु परिवर्तन कानून किसने बनाया है? तो न्यूजीलैंड ने बनाया है। न्यूजीलैंड के जो पीएम है वो है जेसिका अर्डेन। और याद रखना न्यूजीलैंड यानी आईसीसी क्रिकेट यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। इसकी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो क्या? ग्रेग वर्कले साहब, जिनका संबंध न्यूजीलैंड। तो युद्ध अभ्यास पूछता हूं और इस सभी को आपको पता होना चाहिए। खंजर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ था? खंजर है खंडा चल रहे दे दनादन। तो याद रखना खंजर युद्ध अभ्यास जो हुआ था वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। किसमें? भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। मेरा सवाल है कि जहां पर ये हुआ था यानी किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा एक और सवाल है, यानी खंजर तो हो गया भारत और किर्गिस्तान के बीच में, एक और है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच में हुआ था? ये भारत और यूएसए के बीच हुआ था। मेरा एक और सवाल है, यूएसए का नाम लिया तो याद आ गया यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, पोटामैक नदी पर हो जाएगा। थोड़ा वापस आ जाएगा, मालाबार जो युद्ध अभ्यास था वो किन मतलब देशों के बीच में हुआ था? ये 4 देशों के बीच में होता है मालाबार युद्ध अभ्यास, जो कि भारत हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी को आप हल्का हल्का याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सच में आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, काफी ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, और इसी तरह से आपके पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको लेकर के आ रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप सभी को याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। विदाउट लाइक आपको नहीं जाना है, ये सर आपके लिए ही तो कंटिन्यू किया जा रहा है, इसलिए आप मन से इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।